Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूं स्टेट जीएस का 33 नंबर स्पीड टेस्ट, जिसमें हम लोग बहुत ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आज आप लोगों के लिए 1 से लेके 25 तक स्टेट में जो जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपका देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस जो है, जन्म किस वर्ष हुआ था? अच्छा, चौधरी चरण सिंह एक महान हस्ती, भारत देश के 5वें प्रधानमंत्री के पद सुशोभित करते हैं। चौधरी चरण सिंह के नाम से ही तो हम लखनऊ में जानते हैं सीसीएस एयरपोर्ट। भाई अगर आप लखनऊ मेट्रो में बैठे होंगे तो आपको पता होगा सीसीएस एयरपोर्ट टू मुंशी पुलिया, दरवाजे बाईं ओर खुलते हैं, कृपया दरवाजे से दूर रहें, प्लीज लीन फ्रॉम द डोर। ओके, तो ध्यान दे क्या लिखा है कि चौधरी चरण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था। बेटा 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1902, 1903, 1904, 1905। तो इसका जो सही उत्तर है वो होना चाहिए 23 दिसंबर और 1902। 1902 में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। इनके बेटे का नाम अजीत चौधरी, इनके बेटे का नाम जयंत चौधरी। जयंत चौधरी इस समय पश्चिमी यूपी में संसदीय सीट से लड़ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उन्होंने गठबंधन भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी सरकार हार गई और वर्तमान में हमारे यहाँ सत्ताधारी पार्टी श्री योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। अच्छा, अब एक और बात समझे तो यहाँ पे 1902 जो है बिल्कुल सही है। चौधरी चरण सिंह जो है एक ऐसी महान हस्ती थे जो हमारे भारत देश के 5वें प्रधानमंत्री भी थे। अब आप सब ध्यान से देखिएगा इनके बारे में, 5वें प्रधानमंत्री भी थे। एक बात, दो बात, दूसरी बात कहें कि ये 2 बार 2 टाइम्स यूपी में, उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बेटा ये भी आपको पता चल गया है। अच्छा, तीसरी बात अगर हम देखते हैं तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है बच्चे कि चौधरी चरण सिंह का दिवस हर साल किसान दिवस का रूप में मनाया जाता है। और किसान दिवस किसे कहते हैं या किस दिवस को होता है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को तो किसान दिवस के रूप में भी इनका दिवस मनाते हैं। इनके अलावा अगर मेरठ की बात करें, मेरठ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। तो अन्य चीजें इनके बारे में, तो प्रमुख बातें जो आपको दिख रही हैं बेटा वो क्या है? 1902। चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ है? 1902। 1902 बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अन्नपूर्णा मॉडल पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है? अन्नपूर्णा मॉडल ऑफ द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड टू होल कंट्री। ऑप्शन है मेरठ, बरेली, गौतम बुद्ध नगर या वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है वो बरेली होना चाहिए। बिल्कुल सही, बरेली। जो बच्चे बरेली किए हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अन्नपूर्णा मॉडल जो है लागू करने के लिए किस जिले को बताया गया है। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बरेली है। बरेली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बरेली बिल्कुल जो है सटीक आंसर है। तो मैं समझता हूं आज ये बातें आपको स्पष्ट हो गई, एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? देखो भाई, मेजर ध्यानचंद, इन्हें तो हम कहते हैं हॉकी का जादूगर। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें तो हम कहते हैं हॉकी का जादूगर। क्या कहते हैं? जादूगर। जादूगर। ओके, क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? इन्हें हम लोग कहते हैं हॉकी का जादूगर। बेटा हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। अब इनके बारे में कुछ समझे। अच्छा, मेजर ध्यानचंद का दिवस कब मनाते हैं? हर साल 29 अगस्त को। अच्छा, किस रूप में इनका दिवस मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे के रूप में दिवस मनाते हैं। और कहाँ बनाया जा, अच्छा भाई सिंपल से बताया जाए खेल का सामान कहाँ मिलता है? खेल खिलाड़ी कहाँ संबंधित हैं? तो मेरठ से। लकड़ी का सामान कहाँ है? तो मेरठ से। अच्छा, गोरखपुर तो पूर्वांचल का शहर है। अवध, शायने अवध जानी रहो, लखनऊ रेवड़ी के लिए, चिकन के लिए, चिकन खाना, चिकन पहनना यहाँ का प्रमुख है। कानपुर दाल के लिए, तेल के लिए फेमस है। कानपुर औद्योगिक नगरी है। कानपुर चर्म उद्योग नगरी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो मेरठ होना चाहिए। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है मेरठ जो है क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं समझता हूँ मेरठ बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी इसको अच्छे से
सटीक तरीके से कर पाए होंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ द एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म NABAIM इज सिचुएटेड विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो NBAIM उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्म ब्यूरो की बात मऊ है, लखनऊ है, मेरठ है, कानपुर है। मुझे जो लगता है वो आंसर मऊ होना चाहिए। आइए देखते हैं। यस, मऊ इज अ करेक्ट आंसर। मऊ दोहरी घाट के पास पड़ता है। और आपको बता दें, बलिया मऊ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बिल्कुल लास्ट के जिले हैं बेटा। और यहाँ मऊ जिला है जहां पे नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे व्याप्त है। दीज आर द सिचुएटेड इन द मऊ डिस्ट्रिक्ट। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण केंद्र, केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र, अगर हम कहें डॉक्टर बीरबल साहनी पुरातत्व विभाग। मेरठ में कहें तो लकड़ी का सामान, खेल उद्योग का सामान, चर्म काष्ठ से बने हुए प्रयोग। कानपुर की बात करें तो दलहनी उद्योग, तिलहनी उद्योग, तेल उद्योग। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर सिटी, चर्म उद्योग इत्यादि जो है कानपुर के लिए फेमस है बेटा। चकेरी भी कानपुर में। अगला देखें। अगला है कि रिसेंटली हाउ मैनी लाख जॉब्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय द यूथ अंडर द इंटर्नशिप स्कीम इन उत्तर प्रदेश? हाल ही में उत्तर प्रदेश के इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं के लिए कितने लाख नौकरी की सिफारिश की गई है? ऑप्शन है 5.5 लाख, 7.5 लाख, 10.5 लाख या 7,45,000। भाई कितने लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई? कितने लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया है? तो देखो कितने लाख, वैसे मुझे जो लगता है बेटा वो 7.5 लाख का है। उत्तर प्रदेश का जो इंटर्नशिप आया है उसमें 7.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात होनी चाहिए। तो यस इज अ करेक्ट आंसर। 7.5 लाख जो है बेटा बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चे 7.5 लाख आंसर लगाए होंगे, 7.5 लाख कहे हैं, वो सभी बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सटीक है। ठीक है। रिसेंटली हाउ मेनी लाख्स जॉब आर प्रोवाइडेड रिकमेंडेड द यूथ अंडर द इंटर्नशिप स्कीम से उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश की इंटर्नशिप स्कीम के लिए जो है 7.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात चल रही है, रोजगार दिलाया जा रहा है, बिल्कुल सही। अगला है ऑपरेशन कन्विक्शन। बहुत बढ़िया ऑपरेशन है, मतलब स्कीम है। ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन कन्विक्शन जो है राज्य से जुड़ा हुआ है, अगर ये कहें तो MP है, दिल्ली है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बेटा उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ये वही स्कीम है जिसके अंतर्गत बाबा योगी आदित्यनाथ के द्वारा गाय कामधेनु विभाग या कामधेनु आयोग बनाया गया था, जिसके अंदर गाय को, जैसे क्या हुआ कि हमारे अगर प्रदेश में कोई व्यक्ति, अब तो ये है कि देसी गाय को अगर आप खरीदते हैं तो देसी गाय को खरीदने में 40,000 रुपए तक का अनुदान जो है उत्तर प्रदेश सरकार आपको देगी। देखो भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की है कि अगर देसी गाय खरीदने पर सरकार 4 लाख करें 40,000, माफ कीजिएगा 40,000 रुपए बेटा। ठीक है, 4 लाख इतना देगी सरकार तो फिर सरकार का बंटादार हो जाएगा बच्चे। 40,000 रुपया अनुदान देने की बात कही है, और ये ऑपरेशन कन्विक्शन जो है ये गायों के बढ़ोतरी के लिए है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेटा वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। अभी एक और स्कीम आया है टोटी और पेड़ से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग देखते हैं अगर जल हर जगह जो है जल की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके अंतर्गत भारत के लगभग, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में, सभी मंडल के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से, अगर कहीं पे नदी, कहीं पे जल की आपूर्ति नहीं हो रही है तो वहाँ पे सरकार इंडिया मार्क का हैंडपंप देने की प्रयास करेगी। अच्छा, जिन जगहों पर वृक्षारोपण नहीं है तो सरकार की सोच है कि 1 जुलाई 2023 से वहाँ पे क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, ताकि हम उत्तर प्रदेश को हरा भरा और जल है तो कल है इस तरह की बेहतरीन चीजों से जोड़ सकें। तो ये जो आज का है, अभी इसका जो है उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। अभी अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से महोबा किस उत्पाद में 2023 के लिए भौगोलिक सांकेतिक टैग मिला है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो महोबा की बात हो रही ना, अब वहां भौगोलिक बिल्कुल सही है, भौगोलिक मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग
टैग मिला है, 4 में से किसको मिला है? गौरा पत्थर, हस्तशिल्प, ढोलक, पान, हॉर्न क्राफ्ट। तो बेटा अगर महोबा की बात करें तो महोबा में तो गौरा पत्थर हस्तशिल्प जो है वहां की नदियों के क्षेत्र से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर महोबा की बात करें, देखो महोबा का पान फेमस है, ये बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन वहां पे गौरा पत्थर जो है, गौरा पत्थर हस्तशिल्प जो है, हस्तशिल्प, इसको मिला है वहां पे जीआई टैग, जीआई टैग ये। और ये कब का है जीआई टैग? 2023 का। तो इस हिसाब से पहला जो है, मेरे ख्याल से पहला ही जो है, मैंने अपडेट मैंने पढ़ा था इसको, तो इसका पहला ही आंसर जो है होना चाहिए। यस, पहला आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट जो है आंसर वो बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ सारे बच्चे हमारे ये समझ पाए होंगे, सारे बच्चे हमारे इसको कर पाए होंगे। अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न आ गया, वन टैप वन ट्री। मैंने कहा था ना वन टैप वन ट्री है। वन टैप वन ट्री अगर हम बात करें तो वन टैप वन ट्री कैंपेनिंग हैज बीन लॉन्च बाय द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो भाई, एक टैप, एक टप और एक ट्री, मतलब एक बार टोटी भी लगे घर घर, हर घर जल से नल की स्कीम जैसे भारत सरकार की थी, उस तरह प्रदेश सरकार में हम पूरा कर सकें। वन ट्री हो, हर जगह जो है पेड़ पौधों की आपूर्ति भी की जा सकी, पेड़ पौधों से जुड़े हुए चारे भी की जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो। भाई देखो क्या है, अगर जल है तो कल है, एक बात तो ये स्पष्ट है। नंबर 2 बात क्या है, देखो बेटा, अगर पेड़ वृक्षारोपण की बात की गई है, किसकी बात की गई है? वृक्षारोपण की बात की गई है। तो ये दो चीजें जो है प्रमुखता से जुड़ी गई हैं, आप समझ पा रहे हैं, प्रमुखता से है। तो ये स्कीम जो है यूपी सरकार के द्वारा चलाई गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर यूपी, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूपी सरकार ही होना चाहिए। देख पा रहे हैं आप सभी? याद रखें, अगर जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। हाँ, थोड़ा अगर आप चाहें तो जैसे जल दिवस, आप वाटर डे आप नोट कर लीजिए, जिसे ना पता हो, वाटर डे होता है 22 मार्च को। अच्छा, पर्यावरण, भाई इससे क्या आता है? पर्यावरण आता है। और पर्यावरण दिवस कब होता है ये सबको पता है नहीं? 5 जून को होता है। जिसे नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। तो ये दो तरीके से दो चीजें आप जान जाएंगे बेटा, ये 22 मार्च और ये 5 जून। तो हम समझते हैं ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप सबके सम्मुख है, आप सबके सामने आ गया है हमारा अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। Which of the following state government has been announced the grant of the 40,000 rupees purchase indigenous cow? बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देसी गायों के खरीद के लिए 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? देखिए, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले जस्ट पीछे वाले आंसर में आपको मैंने बताया था कि 40,000 रुपया जो है सरकार अनुदान के रूप में देगी देसी गाय को खरीदने के लिए, देसी गाय को खरीदने के लिए। अच्छा बेटा, एक बात याद रखे, गऊ एक ऐसा पशु है, ऐसा मैंने सुना है, लगभग अभी पढ़ा भी है एक दो जगह पर, लेकिन स्पष्टता मुझे तो नहीं लगता कभी सत्य है नहीं, कि गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही रिलीज करती है। मतलब ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल दोनों करती है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही देती है, ऐसा। अच्छा, इसके बाद में 40,000 रुपए की अनुदान राशि देने के लिए तैयार है। भाई कौन सरकार है ये? अब ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, चूंकि अभी मैं आपको आंसर बता दिया था उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो उत्तर प्रदेश ही है। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश के साथ में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लगा रहे हैं, उन सभी का जो है आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलत इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय देने के लिए की परचेजिंग के लिए 40,000 रुपए तक का अनुदान दिया है। अच्छा, प्रदेश सरकार ने बेटा एक स्कीम भी चलाई थी, कामधेनु योजना चलाई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या किया था सरकार ने? ये कहा था कि गाय की जो वैरायटी है वो बढ़ाई जाएगी और उनके लिए चारागाह जो भूमि है उसका भी विकास किया जाएगा। और ये भी सरकार के द्वारा अंकित था बेटा, क्या अंकित था? कि चारागाह भूमि अगर अलग अलग, जैसे अगर हम कहें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चारागाह भूमि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आप झांसी जो है इसके लिए लगाएंगे, झांसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा बेटा, अगर केंद्रीय गाय अनुसंधान केंद्र कहें, गाय के ऊपर रिसर्च करना, गाय की ऐसी नई नस्लों के बारे में जानना, तो इसका जो उत्तर है बेटा वो क्या है? इसका जो उत्तर है
वो हमारा नागपुर है। जैसे अगर हम बात करते हैं हरियाणा हिसार में, तो हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है। जैसे हमारे यहाँ अगर उत्तर प्रदेश लखनऊ बात करें हम लोग मथुरा की, तो वहाँ पे बकरी का अनुसंधान केंद्र है। तो कई दफे जो है इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो भी हैं वो एग्जाम में आपसे आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप उस तरह के आंसर भी बताएं तो कई बार अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार है, 52 जिलों वाला क्षेत्र है, गुजरात 33 जिले, राजस्थान आप देख ही रहे हैं। तो अलग अलग, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार, गहलोत सरकार, तो वहां पे अलग अलग तरह से जो है स्कीम चलाती है। तो हर एक राज्य सरकार अपने स्कीम को चलाने के लिए स्वतंत्र रहती है, और जो भी जनता के हितों के हिसाब से स्कीम होती है, उस स्कीमों को बढ़ावा देने के प्रति जो सरकार है वो कर्तव्यनिष्ठ रहती है, उत्तरदायित्व रहती है और उसको बनाती है। अब ये हमारा अगला प्रश्न है कि नोएडा में अमलतास रोड का नाम बदल के क्या रखा गया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नोएडा के अमलतास रोड का नाम बदल कर क्या रखा गया है। अब इसमें 4 ऑप्शन है। अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है, रामनाथ गोयनका मार्ग है, जयप्रकाश नारायण मार्ग है, या लाल कृष्ण आडवाणी मार्ग है। क्या मार्ग है उसका नाम रखा गया है? तो आप सब यहाँ पे ध्यान देंगे। उसका जो नाम रखा गया है रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया बेटा। क्या रखा गया है उसका नाम? रामनाथ गोयनका। तो अल्तमास रोड, अमलतास रोड को जगह क्या कहा गया? रामनाथ गोयनका। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं बेटा, परिवर्तित नाम में जो मुझे अभी याद है दिमाग में, ठीक है, 2-4 नाम आप नोट कर लेंगे। अगर कह दें प्राचीन नाम, ठीक है, और अगर हम कहते हैं वर्तमान नाम, हो सकता है कभी आपसे पूछ लें कहीं का, तो जो मुझे याद है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर हम बेटा बात करते हैं इलाहाबाद, अब इलाहाबाद को कहा जाता है प्रयागराज। क्या कहते हैं? प्रयागराज। जैसे बात आप देखते हैं फैजाबाद, तो अब फैजाबाद का नाम हो गया है अयोध्या नगरी या अयोध्या। जैसे अगर हम कह दें औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में है बेटा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो इसका नाम हो गया संभाजीनगर। संभाजीनगर। जैसे अगर हम कहें मान लो अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से फेमस है, तो ये से कहते हैं बेटा हम लोग हरिनगर ऐसे करके। तो इस तरह के कुछ परिवर्तित नाम हैं। जैसे अभी बहुत ढेर सारे जैसे ये कह दें जो हमारे यहाँ किंग जॉर्ज रोड थी, ठीक है, जॉर्ज रोड, उसको अगर देखा जाए तो उसके भी नाम बदल गए हैं, अब उसको कर्तव्य पथ के नाम से लोग जानते हैं। तो इस तरह से छोटे मोटे जो है मतलब परिवर्तन जो हमारे देश में हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को याद रखें। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, या कई बार आपकी तरह से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर आपको ये पता चला ना कि अमलतास रोड है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया रामनाथ गोयनका मार्ग। तो रामनाथ गोयनका मार्ग जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, वो करेक्ट है, गलत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा जिला हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर द बाउंड्री ऑफ द हरियाणा? देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो आइए देखते हैं कौन सी जिला सीमा साझा नहीं करता। अगर हम बात करें इस तरीके से, यूपी को बनाए बेटा ऐसे करके, यूपी अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह से यूपी का मैप बनता है ऐसे करके। ये ऐसे है, मान लो हमारा उत्तर प्रदेश है। अब अगर हरियाणा को देख लें तो यहाँ ये दिल्ली का रीजन, और यहाँ ऐसे करके ये हरियाणा। अब ये हरियाणा है और ये है उत्तर प्रदेश हमारा ऐसे। अब देखो क्या कह रहा है, सहारनपुर। अच्छा, सहारनपुर तो बेटा अगर कहें तो अच्छा, यहाँ हिमाचल प्रदेश से भी टच करता है ये अगर देखें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा भी है, हिमाचल प्रदेश, तो ये यहाँ पे टच करता है ऐसे। तो यहाँ ये जो है ऐसे करके ये वाला एरिया तो पड़ता है हमारा सहारनपुर। एक तो ये हो गया। शामली, अच्छा यहीं पे अगर देख लें हम लोग इस तरह से करके ऐसे,
ये एरिया पड़ता है शामली का। फिर बागपत, तो यहाँ पे अगर कहें इस तरह से ऐसे जो है क्षेत्र ये आ जाता है बागपत का। अब कह रहा हाँ गाजियाबाद बेटा यहाँ टच कर जाता है, यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे, तो गाजियाबाद दिल्ली में है, तो गाजियाबाद होना चाहिए इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ इस तरह से गाजियाबाद जो है वो उत्तर होना चाहिए, जो सटीक अगर हमें मिलेगा तो यस, गाजियाबाद इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों मैं समझता हूँ गाजियाबाद जो बच्चे किए होंगे इसका आंसर वो बिल्कुल जो है सही है, गाजियाबाद ही सही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं राज्यों के हिसाब से तो 8+1 9 राज्यों से सीमा साझा करती हैं। और अगर इस तरह से देखते हैं तो ये गाजियाबाद है, बाकी ऊपर के तीनों तो है हरियाणा की हमारी बाउंड्री जो है वो बनाते ही हैं, वो आप देख रहे हैं, वो आप समझ भी पा रहे हैं, जान भी पा रहे हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो बहुत ही सिंपल है, मैं समझता हूँ आप इसे कर पाएंगे अगर हम इस तरीके से यूपी को बना दें बेटा ऐसे करके, और ये इस तरह से तीन साइड से घिरा, ये ऐसे एरिया आप देख रहे हैं ऐसे। तो उत्तर प्रदेश का तीन साइड से जो कवर्ड एरिया है वो ललितपुर है। ललितपुर एक साइड में जो है उत्तर प्रदेश है और एक साइड में जो है मध्य प्रदेश है, तो इसमें तो ललितपुर ही होना चाहिए, सॉरी ललितपुर होना चाहिए, झांसी नहीं होगा, इटावा चित्रकूट नहीं, ललितपुर होना चाहिए बेटा, ये सब नहीं होगा। ठीक, ललितपुर ही करेक्ट इसमें होना चाहिए बेटा, ललितपुर। यस, ललितपुर इज करेक्ट आंसर। ललितपुर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, मैं समझता हूँ आप सटीक किए होंगे, सही है। झांसी अलग है, इटावा अलग है, चित्रकूट अलग है, हाँ ये सभी जो है मध्य प्रदेश से सीमाओं को साझा करती हैं, ये बात तो है, लेकिन ललितपुर जो है तीन तरफ से कवर्ड है और एक साइड से जो है यूपी में एंट्री करने का जो है रास्ता बना हुआ है, ये आप देख पाते हैं। अच्छा ठीक है, और फिर उसके बाद में बीना है, देन बबीना है, फिर आगे सौगर, सौगर डिस्ट्रिक्ट है, तो वो मध्य प्रदेश में जिले में आते हैं। मध्य प्रदेश आप जान ही रहे हैं, जो शिव प्रकाश जी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट वहां भी। उत्तर प्रदेश में कितने जनपद महाजनपद हैं, कितने महाजनपद हैं? देखो भाई अगर हम महाजनपद की बात करें तो महाजनपद, कुल महाजनपद जो है बेटा वो कितने हैं? वो हैं 16। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में 8 हैं, इसके कितने हैं? 8 हैं। तो 8 महाजनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। जैसे अगर हम एक्चुअली बार नॉर्मली बात कर लेते हैं, जैसे ऊपर से बात करते हैं, नीचे से बात करते हैं, स्टार्टिंग से, जैसे काशी का वाराणसी है आप देखते हैं, जैसे अगर हम बात कर लें अवंती या महेशमती जो है, ठीक है, ये तो हिमाचल तो बाहर है, सॉरी हिमाचल बाहर है, काशी का वाराणसी हो गया, जैसे मल्ल का कुशावती हो गया, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं जैसे बरेली, बदायूं फर्रुखाबाद का एरिया जो है हमारा वो है एरिया, इधर कौशाम्बी का क्षेत्र हो गया, इधर मेरठ मथुरा का क्षेत्र हो गया है, ठीक है, अवध क्षेत्र हो गया है। तो ये सब जो है क्षेत्र में 8 महाजनपद हैं जो आपके कहाँ लगते हैं, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, बाकी जो है उस तरह से हैं, ठीक है। अगर इसको मैप के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देखना चाहें तो आप इसको इस तरह से कुछ स्पष्टता जो है बता सकते हैं या बना सकते हैं। हम्म, इसमें एक नदी गोदावरी क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है आपका, एक एरिया केवल बाहर का है, और यूपी की बाउंड्री की अगर हम बात कर लेते हैं इस तरह से करके, यूपी में बेटा टोटल 8 हैं ऐसे, यूपी में 8 मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे? 8। यस, 8 इज अ करेक्ट आंसर। 8 जो है यूपी में है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सिंधु घाटी से संबंधित है? संबंधित है, उत्तर प्रदेश में कौन सा केंद्र सिंधु घाटी से संबंधित है? बेटा अगर इस पे हम बात करें तो क्या होना चाहिए सही? देखो भाई अगर अगर हम सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी में उत्तर प्रदेश की अगर हम कहें बात, तो उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है,
मेरठ का आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और प्लस हुलास, हुलास, ये दोनों जो है यूपी के पास में है। तो ऑप्शन बी एंड सी जो है वो होना चाहिए आंसर इसका। तो बी और सी दोनों सही है, तो इसलिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा बेटा। डी वाला जो है आंसर मैं समझता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। वैसे हुलास दिखा रहा है बेटा, ये भी हो, इसका माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, इसका आंसर बेटा डी होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? डी होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्या है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट इन इंडिया किस जिले में है? कैन सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट लोकेट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, लखनऊ है, बनारस है, कानपुर है, मेरठ है। तो याद रखिएगा बेटा, अगर हम कभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है अगर हम देखें, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऐसे में इसका आंसर होना चाहिए कानपुर होना चाहिए, क्योंकि कानपुर ही अगर कहें तो औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक नगरी है। अच्छा, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का इसे हम लोग मैनचेस्टर सिटी भी कहते हैं, मैनचेस्टर सिटी भी कहते हैं। तो इसमें कानपुर ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आइए देख लेते हैं क्या है। ये करेक्ट आंसर, द कानपुर इज द करेक्ट आंसर। कानपुर ही बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं समझता हूँ इतना स्पष्ट है, इतना चीजें आपको क्लियर हैं। यहाँ तक कोई डाउट आप सबको नहीं हुआ होगा। तो आइए मैं कुछ आपको अभी अनुसंधान केंद्र की मैंने बताया, तो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ जैसे चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, अगर कभी आ जाए केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र, विश्व अनुसंधान केंद्र, तो लखनऊ हो जाएगा। जैसे कभी आ जाए केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण केंद्र आ जाए, तो बीज प्रमाणीकरण केंद्र की बात करेंगे तो भी हो जाएगा लखनऊ। जैसे कभी आ जाए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो आप शाहजहांपुर लगा दें। जैसे कभी आ जाए केंद्रीय चारागाह भूमि केंद्र, तो आप लगा देंगे झांसी। जैसे कभी आ जाए केंद्रीय कटक, सॉरी माफ कीजिएगा, कटक कह रहे, चावल, धान या चावल बोले, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कटक आ जाए, कटक। जैसे मान लीजिए कभी आ जाए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्र आ जाए तो आप शिमला लगा दें। ठीक ऐसे ही जैसे कभी आ जाए मान लीजिए टेक्सटाइल, टेक्सटाइल औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र, तो ऐसे में जो है आप कानपुर लगा दें। चर्म उद्योग आ जाए, जैसे कभी आ जाए चर्म उद्योग, तो भी जो है आप कानपुर लगा दें। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूँ स्पष्ट रहेंगी, चीजें क्लियर होंगी, आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह करें कुछ चीजें और भी आप जो है याद कर पाएंगे। जैसे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चिकन जो है, चिकन का सामान वगैरह रहता है काफी। वाराणसी में वाराणसी या रेशम की साड़ियों का, रेशम की साड़ियों का जो है काफी हिस्सा या कारखाना है ऐसे।
प्रसिद्ध रहता है, जैसे लकड़ी का सामान, लकड़ी और खेल का सामान, खेल का सामान, इसके लिए भी जो है ये मेरठ फेमस है, आप जान पा रहे हैं। तो ये है। अब अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना की गई थी। नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टेब्लिश इन विच ईयर? नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है किस साल स्थापित किया गया? अब देखो नरौरा कहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं नरौरा, तो जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक जो लोकेशन है, इसका नाम है बुलंदशहर, दिल्ली के पास में है थोड़ा सा। बुलंदशहर में अगर कहें तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरौरा, नरौरा। अच्छा, इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी और यहीं पर पड़ता है नरौरा, उत्तर प्रदेश में है। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र में तारापुर है, ठीक है, तो इस तरह से चीजें जो है फेमस हैं। तो ये जो है इस तरह से स्पष्टता आपको क्लियर, ये थोड़ा सा बना देंगे तो करके से इस तरह से स्पष्टता क्लियर हो चुका होगा। तो ये नरौरा जो है 1991 में, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। जो सही आंसर है वो डी होना चाहिए। डी के हिसाब से ही आप इसको करेक्ट करेंगे, डी के हिसाब से आप इसका जो है सही आंसर बता पाएंगे। तो यस, द करेक्ट आंसर द डी, there is a correct answer. Naraura Power Station is found on 1991 is the Bulandshahr, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? ललितपुर है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, झांसी है? आइए देखें क्या इसका सही आंसर है। अगर हम उत्तर प्रदेश को बनाएं और समझें, इस तरह से कुछ है यूपी का मैप, अभी हम देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऐसे, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र, सोनभद्र। तो सोनभद्र में कोयला क्षेत्र है, क्या है? कोयला उत्पादन क्षेत्र है, कोयला उत्पादन क्षेत्र है। अगर हम कहें जैसे मान लीजिए सेलखड़ी, सेलखड़ी, जैसे अगर हम कहें खड़िया, अवसादी इत्यादि क्षेत्र हैं। अच्छा, सोनभद्र जो है एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा जिला है जो अपनी सीमाएं 4 राज्यों से साझा करता है, जैसे बिहार से, जैसे झारखंड से, जैसे छत्तीसगढ़ से, जैसे मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का केवल एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? सोनभद्र है। सोनभद्र जो है इसका क्या है? स्पष्ट और सही आंसर है। तो यहाँ जो सही होना चाहिए वो सोनभद्र होना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या है सही आंसर। ये सोनभद्र इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था और आप इसको कर पाए, अच्छे से समझ पाए बेहतरीन तरीके से। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, ये तो मैं समझता हूँ बेहद आसान होगा, आप देख के कर पाएंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 28 है, नेशनल हाईवे 19 है, नेशनल हाईवे 7 है, नेशनल हाईवे नंबर 29 है। तो जो इसका करेक्ट या बिल्कुल सही आंसर है वो मैं समझता हूँ नेशनल हाईवे नंबर 19 होना चाहिए। 19, 7 तो पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा है बेटा, ठीक है। यस, नेशनल हाईवे 19 जो है वो बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट टाइम जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो आप कमेंट करके बताएंगे इसकी लंबाई क्या है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर की राजधानी है। बिल्कुल सही है, कुशीनगर। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 16 महाजनपद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो 16 महाजनपद में बताना है इसमें कि कुशीनगर की राजधानी है। भाई देखो, पंचाल की राजधानी तो थी अहिछत्र। अहिछत्र, अहिछत्र का एक और भी नाम हम लोगों ने पढ़ा है, कामपिल्य। क्या पढ़ा है? कामपिल्य, अहिछत्र या कामपिल्य। अच्छा, अब पंचाल की राजधानी अहिछत्र है या कामपिल्य है, तो ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन तो हमारा बरेली, क्या नाम है इसका, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का लोकेशन है। किसका है? फर्रुखाबाद का लोकेशन है, ये है। अच्छा, मल्ल की बात करें तो मल्ल की राजधानी तो कुशावती है। मल्ल की राजधानी कुशावती है, ठीक है, यह आप ही जानते हैं, कुशावती है। सुरसेन की राजधानी की बात करें बेटा, सुरसेन का तो मल्ल, कुशी, कुशावती, कुशीनगर, सुरसेन, कुशल। हाँ बेटा, देखो, अगर कुशीवता कुशी अगर हम कहें, कुशीवती, कुशावती, या बेटा इसी का ही नाम अगर कहें तो कुशीनगर भी है। इसी का नाम क्या है? कुशीनगर। तो आपका आंसर तो यहाँ मल्ल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्ल। और मल्ल जो है वो करेक्ट है। अच्छा, सुरसेन की बात करें बच्चे, तो सुरसेन की राजधानी तो मथुरा है, आप सब जान ही रहे हैं। कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। श्रावस्ती मतलब वही जो आज वर्तमान में अयोध्या का क्षेत्र कहा जाता है। अयोध्या का क्षेत्र कहा जाता है, तो ये है इसका उत्तर। तो मैं अब समझता हूँ कि इतनी बातें जो हैं वो स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होगा। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपको जो है स्पष्ट हो गया। तो सही आंसर, यस, मल्ल इज अ करेक्ट आंसर। मल्ल जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, मल्ल बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। कुशीनगर, मल्ल, कुशीनगर वही जो पावापुरी का क्षेत्र है, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध जो है उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। बिल्कुल सही है, मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट और सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ द उत्तर प्रदेश इन एज पर सेंसस 2011? अच्छा बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल लिटरेसी की बात की गई है, तो फीमेल लिटरेसी जो है वो 57% है। पूरे अगर हम सबकी लिटरेसी कहें तो एक बार ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका जो क्या सही आंसर होगा, देखो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, माफ करेंगे आप सभी, अगर हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें बेटा, साक्षरता की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है? कुल साक्षरता जो है वो है लगभग 67.2% टोटल है। अच्छा, अब इसमें अगर हम पुरुष की बात करें बेटा, पुरुष की, तो पुरुष की साक्षरता है 77.3%। जबकि अगर हम महिला की साक्षरता की बात करें तो महिला की साक्षरता है 57.4%। ये तो अब हमसे देखा जाए तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में, अच्छा महिला की, तो महिला की साक्षरता 57% होना चाहिए बेटा। कितना? 57% ही होना चाहिए इसमें आंसर। तो ये माफ करेंगे, ये आंसर आपका सही है, 57% सही होगा। ये कुल साक्षरता है, ठीक है। ये पुरुषों की साक्षरता है, पुरुष की है, ये महिला की है, ठीक। ये आंसर कुछ नहीं, तो सी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। इसमें बी नहीं, सी होगा सही। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है? तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं बेटा भारत की अपने, तो भारत देश जो है हमारा वो कुछ इस तरह से है, आप वो देख पाते हैं सभी, आप सभी देख पाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी लोग यहाँ पे। इस तरह से जो है भारत, ऐसे। अब क्या हम समझ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, तो बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है नेपाल का रीजन है, फिर यहाँ सिक्किम है,
इसके बाद में ये भूटान का क्षेत्र है ऐसे। तो यहाँ से आती है नदी और फिर ब्रह्मपुत्र जो है, यहाँ तिब्बत से निकलती हुई नदी ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र यहाँ आकर इस तरह से जो है मिल जाती है ऐसे करके। तो अगर हम कहें तो लगभग यहाँ से जो नदी आएगी ये तीस्ता है ऐसे, और यहाँ पे वो अपना जो है पर्वतीय क्षेत्र बनाती है इस जगह पर। तो यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र बनाती है, पर्वतीय क्षेत्र, उस पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम देखें या हम समझें तो मेरे ख्याल से वो जेलेपला होना चाहिए, वो जेलेपला ही है वहाँ पे, जेलेपला दर्रा या पास। वैसे अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक नाथुला है और अगला है जेलेपला, जेलेपला ऐसे है। क्योंकि ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये वाली बेल्ट ही जो है पूरा हिमालयन बनाती है। क्या बनाती है? पूरा हिमालय के दर्रे या हिमालय के जो पासेस हैं वो यहीं से बनते हैं। तो पासेस ही हैं जो इस तरह से जो है स्वाफ है। तो जेलेपला दर्रा जो है, माने बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इसको जान पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो यस, करेक्ट आंसर जो है इसका जेलेपला ही होना चाहिए। आइए देखते हैं। वेरी गुड आंसर, जेलेपला इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतरराष्ट्रीय आतिथ्य दिवस कब मनाते हैं? आतिथ्य माने हॉस्पिटैलिटी डे ऑब्जर्व, हॉस्पिटैलिटी डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग किस दिन? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, 24, 25, 23, 24, 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर 24 अप्रैल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, 24 अप्रैल है। आइए अप्रैल के कुछ दिवस मैं आपको और बता देता हूँ। अप्रैल के डेज हो सकता है कभी आपसे पूछे, जैसे अगर हम 7 अप्रैल की बात करते हैं तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, माने हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये आप सब जानते होंगे, जहाँ तक आपको स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। अच्छा, ये एक हो गया। और अगर हम बात करते हैं बेटा, जैसे मान लो 18 अप्रैल, तो ये होता है विश्व विरासत दिवस, विरासत, विरासत दिवस। अच्छा, अगर हम ये कह दें, जैसे मान लो 21 अप्रैल सिविल सेवा डे, माने सिविल सर्विस का दिवस, सिविल सेवा का दिवस मनाते हैं। जैसे अगर बेटा 22 अप्रैल कह दें तो 22 अप्रैल को तो हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जानते हैं। जैसे अगर 24 अप्रैल की बात आ जाए बेटा, तो ये वही अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य दिवस मनाते हैं, जैसे ये है। तो ये सब है कुछ प्रमुख, आप देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो अप्रैल में ये जो दिवस हैं वो मेन है, आप उसको देख पाए हैं। तो कई तरह से इस तरह के प्रश्न जो हैं कई दफ़े पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप इसको जो है सही और सटीक आंसर आप इसको बताने में प्रयास कर पाएंगे। तो ये आपके सामने सम्मुख है, स्पष्ट है। तो मैं समझता हूँ क्लियर होगा, आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक द वी द पीपल। बिल्कुल सही, क्या बात है, द रोट ऑफ द बुक वी द पीपल। वी द पीपल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की टैगलाइन भी है। वी द पीपल नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है? टी एन कॉल, जे आर डी टाटा, खुशवंत सिंह एंड नानी पालकीवाला। तो आई थिंक करेक्ट आंसर इसका नानी पालकीवाला होना चाहिए, वी द पीपल। तो देन इज करेक्ट, यस, वेरी गुड। इसका सही आंसर वी नानी द पालकीवाल ही करेक्ट है। नानी पालकीवाल ने, अगर कहें तो हमारे भारतीय संविधान में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की टैगलाइन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संपूर्ण संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष इस तरह के हैं। तो इस तरह की बातों को यहाँ पे भी स्पष्ट किया या बताया गया है। इन्होंने भारतीय संविधान को कहें तो की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी संज्ञा या परिचय पत्र जैसी बात जो है हमारे संविधान के ऊपर भी कही गई है, ठीक है।
तो इसका जो आंसर है वो डी, जो बच्चे हमारे डी टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट सही है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज व्हेन, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज व्हेन, कब बढ़ती है? भाई देखो, प्रति व्यक्ति आय तो तभी बढ़ती है जब देश में हम ये कह दें जीएनपी की तुलना में जनसंख्या धीमे बढ़े, जीएनपी जो है तेज बढ़े, है मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो स्पीड से बढ़ रहा हो। तो क्या क्या है देखिए, जीएनपी जनसंख्या की तुलना में धीमी गति से बढ़ती है, नहीं भाई तब नहीं बढ़ेगी। जीएनपी जनसंख्या के समान दर से बढ़ेगी तो फिर बराबरी रह जाएगा, मतलब ही नहीं। फिर जीएनपी जनसंख्या की तुलना में तेजी से बढ़े, हाँ अब देखो जीएनपी अगर तेज बढ़ेगी और जनसंख्या की तुलना कम रहेगी तो हम कहेंगे कि पर कैपिटा इनकम जो है सही बढ़ेगा। अगला क्या करे, जीएनपी की बढ़ती नहीं और जनसंख्या धीरे बढ़ती है, नो ये भी गलत है। तो इसका आंसर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सी वाले सी के साथ में जो भी बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सटीक आंसर है। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर उपग्रह का अध्ययन करना है। देखिए, नासा के द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर उपग्रह करना है, किसका है? मरकरी, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो मैं समझता हूँ इसका जो सही आंसर है बेटा वो मरकरी होना चाहिए। मरकरी करेक्ट आंसर, यस मरकरी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन के लगभग सभी क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुके हैं, आप इसको समझ पाए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बेटा। ओके, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.